यह कहा गया है कि धारा 1 में किसी बात के होते हुए भी, सूचना देने से छूट के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच दी जा सकेगी, यानी सूचना प्रकट कर सकेगा हो, यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये धारा 8(1) पे ओवरराइडिंग इफेक्ट रखती है। तो धारा 8 के पाबंदियों के बावजूद अगर लोकहित ज्यादा सदता है, नुकसान, किसी को नुकसान होने से के बजाय, तो उसकी जानकारी दी जा सकती है। एक बात जो यहाँ अलग अलग हाई कोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट का, खास करके कर्नाटक के मामले में कहा गया है कि उन पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख की कॉस्ट लगा दी इंफॉर्मेशन कमिश्नर पर, और उन्होंने जमा भी करा दी। इस बारे में ध्यान देने लायक है धारा 21 आरटीए की, जिसमें सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान है। आरटीए के क्रियान्वयन के संबंध में, फैसले करने के संबंध में कोई भी प्राधिकारी, सूचना आयुक्त सहित लोक सूचना अधिकारी भी, अपीली अधिकारी भी और निजी व्यक्ति भी, अगर सद्भावना पूर्वक कोई भी कार्रवाई करता है तो उसको कानून का संरक्षण है, उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा या अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये इस एक्ट में ही प्रावधान है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसके बावजूद पोस्ट लगाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, जो एक तो फैसला है कर्नाटक हाई कोर्ट का है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि सूचना मांगना है तो कारण बताना पड़ेगा, जो आरटीए एक्ट के मूल प्रावधान के खिलाफ है। इसी तरह गिरीश रामचंद्र पांडे वाला केस है, जिसके बारे में माननीय शैलेश जी ने हमें काफी कुछ बताया है। तो ये इस, और हमें भी सूचना आयुक्त के नाते हाई कोर्ट के कई ऐसे आदेश प्राप्त हुए हैं जिनको पढ़कर हमने अपना सर पकड़ लिया कि हाई कोर्ट जैसे जजेस जो एक उच्च स्तर की न्यायपालिका में बैठते हैं, उनको आरटीए एक्ट के बुनियादी प्रावधानों का भी ज्ञान है या नहीं, ये सवाल उठा। ऐसे ऐसे निर्देश दिए गए। किसी ने प्रथम अपील प्रथम अपील कर दी और सीधा हाई कोर्ट चला गया कोई आदमी कि मेरी अपील का निराकरण नहीं हो रहा। हाई कोर्ट की जज सीधे प्रथम अपीली अधिकारी को आदेश कर रही है कि आप 30 दिन में इसका निराकरण करिए, जबकि आरटीए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उसको कहना था कि आप सूचना आयोग में द्वितीय अपील करिए, फिर महान्याय न मिले तो हाई कोर्ट आ। सीधा प्रथम अपीली अधिकारी को ऑर्डर कर रहे हैं। हमें कंटेम्प्ट का नोटिस मिला हाई कोर्ट से कि आपने ऑर्डर की पालना नहीं की, क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए, अवमानना की। हमने वो आदेश ढूंढवाया, कहीं आदेश ही नहीं हाई कोर्ट का जिसका कंटेम्प्ट हुआ हो या जिसको माना नहीं गया हो। हमने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को लिखा कि वो आदेश भेजिए, जिसके बारे में कंटेम्प्ट नोटिस है वो भी आदेश नहीं भेज पाए। किसी ने शिकायत की और सीधा नोटिस जारी। इसी तरह एक ऐसे मामले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आए हैं कि किसी की अपील ही आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है, आयोग में मिली ही नहीं, और सीधा हाईकोर्ट चला गया। बिना हाईकोर्ट ये पूछता ही नहीं है कि आपने अपील कब की, उसका कोई प्रमाण पेश करिए सूचना आयोग में, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट क्या है, कुछ नहीं पूछता। सीधा आदमी ने कोई शिकायत की और उस पर आपको नोटिस जारी। आप अपना विधि अधिकारी को हाई कोर्ट भेजते रहिए, चंदन की बर्बादी करते रहिए। तो कम से कम हाई कोर्ट को प्रमाण तो मांगना चाहिए कि आपने अपील भी किया नहीं है, या सूचना आयोग में एक अर्जी भी दी है कि मेरी जल्दी सुनवाई करिए। सीधा वहां आगे और आदेश की 3 महीने में या 30 दिन में निराकरण किया जाए, और आयोग में अपील प्राप्त नहीं है। इसी तरह एक मामले में हमें आदेश मिला हाई कोर्ट का किसी एक आदमी की कि इसकी 17 अपीलें हैं, उनका 3 महीने में निराकरण करें। कोई अपील की संख्या नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, कोई उल्लेख ही नहीं। सीधा किसी ने शिकायत कर दी मेरी इतनी वहां है, और वो आदमी सूचना आयोग ने इतनी बार उसको नोटिस जारी किए सुनवाई के, एक बार भी सुनवाई में भी नहीं आया, और हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट उस पर आदेश कर रहा है। तो ये सारी विसंगतियों को देखते हुए मेरा एक सुझाव है, माननीय शैलेश गांधी जी के को खास तौर पे मैं उनका ध्यान चाहूंगा कि हम सबको एक चिट्ठी भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान न्यायाधीश को लिखना चाहिए सामूहिक रूप से कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की ट्रेनिंग में आरटीआई एक्ट भी शामिल किया जाए, ताकि उनको बेसिक्स तो पता लगे किसके हैं क्या। ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। माननीय शैलेश जी चिट्ठी ड्राफ्ट कर सकते हैं और हम सब लोग उस पर साइन कर सकते हैं। जी सर, पहले सर तो अभी शायद कार्यक्रम में क्योंकि टाइम ओवर हो गया और उनका दूसरा भी अपॉइंटमेंट रहता है तो वो लेफ्ट कर गए हैं। तो अब आप जुड़े हैं, भास्कर प्रभु सर जुड़े हुए हैं, और अब हमें लगता है कि कार्यक्रम प्रभु जी गांधी जी तक पहुंचा देंगे अपनी बात।
ये बिल्कुल सबके प्रभु जी इंटरेस्ट पहुंचा में देंगे होगा, हम। ताकि इस तरह की अंधेरगर्दी पे अगर रोक लग सकेगी, उससे ट्रेनिंग में अगर ये शामिल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जी, और सर संडे वेबिनार वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस बात को शेयर किया जा सकता है, और आप भी उसमें जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये बात आप रखिएगा। क्योंकि तो इस चर्चा में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों के आदेश आए वो बहुत थोड़े हैं, ऐसे विसंगतिपूर्ण और कानून के मूल भावना प्रावधान के खिलाफ बहुत सारे आदेश हैं। तो ये मुद्दा बनता है कि इनको ट्रेनिंग दी जाए, इस एक्ट की रिफ्रेशर, जिनके रिफ्रेशर कोर्स होते हैं उसमें दी जाए। भास्कर प्रभु जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हमने थोड़ी कोशिश की थी मुंबई के नजदीक, जब जस्टिस माधवन बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही समंजस को जज थे वे, और उनको हमने सुझाव दिया था कि आपके जो ट्रेनिंग, क्योंकि मुंबई में एक ट्रेनिंग सेंटर है नेशनल इसका, तो उन्होंने मुझे प्राइवेटली कहा कि आरटीआई के बारे में हम अगर बोलने लगे तो ट्रेनिंग में ही नहीं आएंगे। तो ये एक बात मैं इनफॉर्मली कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएंगे नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे है कि जब जजेस को ट्रेनिंग की बात आती है तो वे कुछ जगह में तैयार नहीं होते हैं, और वेरी अनफॉर्चुनेट कि जजेस अपने आप को भगवान मानते हैं, कुछ जजेस, जो वो सबसे बड़ा दिक्कत है। ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि मैंने कहना कुछ लोगों को दुख होगा, लेकिन क्या करें, आम आदमी हूँ। लेकिन आजकल आम आदमी बोलना भी डर लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का ही नाम हो गया है, तो सामान्य आदमियों ऐसे अभी बोलना चाहिए। तो दिक्कत आती है बहुत जगह में, तो लेकिन हम कोशिश जरूर करना चाहिए कि एग्जाम्पल्स देके मुझे लगता है कि एक हम पत्र लिख सकते हैं सभी जगह का, जितने भी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए एक पत्र लिखना जरूर चाहिए। मैं जरूर बात कर लूंगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल। हैंड रेज हैं बहुत सारे, तो कुछ प्रश्नों का ले लिया जाए। सुरेश मौर्य जी बताइए। प्रवीण कुमार जी क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने पीछे काफी आईटीआई लगाई थी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, परंतु खेद इस बात का है कि वहां से मुझे कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और इंफॉर्मेशन के नाम पे उन्होंने मेरी आरटीआई घुमाते रहे। मेरा मुद्दा था ग्रीन टैक्स का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था दिल्ली में ग्रीन टैक्स कलेक्ट करने के ऊपर, जो कि एमसीडी के टोल पे इकट्ठा होता था। एमसीडी दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंडर में काम नहीं करती, वो उस पर बीजेपी गवर्न करती है। तो मैंने एक सिंपल सी आरटीआई लगाई थी कि अब तक दिल्ली सरकार के पास या एमसीडी के पास ग्रीन टैक्स के एवज में कितने रुपए इकट्ठे हुए, आज तक कोई जवाब नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं। अंतकार उन्होंने, और कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मेरी आरटीआई अपने सब जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आरटीआई का हवाला देते हुए कि हमारे पर्टेन नहीं करती, और सब जोन से लेटर आ गया कि हमारे को पर्टेन नहीं करते, और आरटीआई बंद। ये तो एक हो गया। दूसरा, मैंने दिल्ली फायर सर्विस में लगाई थी आरटीआई कि आप मुझे बताएं कि आपने कितनी बार, कितने स्कूलों को, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स को कितनी बार आपने फायर सेफ्टी एनओसी दी है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें 3 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग नहीं बन सकती, परंतु इस बात की हैरानगी है कि ऑर्डर तो ऑर्डर, वही वाली बात है। अभी हमारे एक सज्जन ने कहा था जो शायद महाराष्ट्र से हैं कि ऑर्डर को सुनता कौन है, को देखता कौन है। और मुझे हैरानगी इस बात की हुई जब मैंने उनसे कागज मांगे तो उन्होंने मेरे को एक लेटर भेज के कॉल कर लिया। पीआईओ साहब बोलते हैं, मिस्टर वर्मा जी थे कोई, मुकेश वर्मा जी, वो कहते हैं जी आप हमें जस्टिफाई करें कि आप आरटीआई क्यों मांग रहे हैं। अब साहब आप बताएं इस संदर्भ में क्या जवाब दिया जा सकता है? भास्कर प्रभु सर, इनके प्रश्न का जवाब यदि आप जाते जाते एक दे जाएं तो। हाँ, तो एक्चुअली एक तो आरटीआई का जो क्लॉज लिखा गया है कि कोई भी पूछ नहीं सकता है कि आरटीआई क्यों लगा दिया गया है, आप उसको उस चीज को बताना चाहिए। सर बताया। और एक मिनट, आप इस चीज को बताना चाहिए, और फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, यही एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस का कंप्लीट करना चाहिए। दूसरी जो बात है जी, अरे जरा मेरे बात तो सुनिए ना साहब जी, तो ये प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। दूसरी जो बात है, जब आप स्ट्रेटेजिकली काम करना चाहते हैं तो पहले आपने देखना चाहिए कि रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। आप कोई भी चीज, जब कोई भी डिपार्टमेंट एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, अगर वो आप, हमारी इच्छा रहती है कि हम जो सोचते हैं उस ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, लेकिन उस ढंग से शायद रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता है,
और सूचना अधिकार के तहत जो है वो मिलेगा, जो नहीं है वो बना के देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने पहले कोशिश कीजिए कि रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस कैसा किया जाता है। ये मैं तो ऐसे ही करता हूँ, पहले मैं पूछता हूँ कि भाई रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन करते हो, क्या क्या फॉर्मेट्स मेंटेन करते हो, या जूनियर लेवल ऑफिसर से अप टू टॉप लेवल तक आप क्या क्या इंफॉर्मेशन ऊपर किस फॉर्मेट में भेजते हो, ये मैं डिटेल लेता हूँ, उसके फॉर्म्स लेता हूँ, उसके बाद में मैं आगे जाता हूँ। सो आरटीआई स्ट्रेटेजिकली यूजिंग is a process of thought process और strategically bringing the record in your on your table. So मुझे लगता है ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सर आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपने जो भी बताया ना कि रिकॉर्ड, उनसे पहले रिकॉर्ड का डिटेल डाटा मांग लें, टोटल डाटा मांग लेने, रिकॉर्ड मेंटेन कैसा किया जाता है, आप मिस्टेक कर रहे हैं। how these people are maintaining the records, how these people are maintaining records नहीं होता है। What are the types of format that you are maintaining the records? सर वही मैं कह रहा हूँ, हम थोड़े नए हैं, तो आप अगर इसका फॉर्मेट अगर ग्रुप में डाल देंगे तो मैं नहीं सॉरी, वो मैं नहीं डालूंगा, कि आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे अगर मैं दिन में मेरे को एक 500-600 ईमेल आते हैं, तो मैं जब आपको बताता हूँ आप कोशिश करते रहिएगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हर एक को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा ना साहब। बिल्कुल ठीक है सर। सर उसके बाद तो आप कोशिश करते रहिए। आपको मैंने अभी बताया इधर डिटेल कि आप नहीं तो आप इंस्पेक्शन लीजिए, आपको इंस्पेक्शन के राइट्स हैं, आप जाओ उस ऑफिस में और कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फॉर्मेट देख लो, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड देखिए, सेक्शन 4(1)A क्या कहता है, आप पूरा पढ़ लीजिए। 4(1)A ये कहता है कि आरटीआई एक्ट के एनेक्टमेंट के बाद, आरटीआई एक्ट एनेक्टमेंट के बाद में रिकॉर्ड मेंटेनेंस शुड बी रिफर्बिश्ड व्हिच फैसिलिटेट्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो सभी ने एक्टिविस्ट ने देखना चाहिए भाई आरटीआई एक्ट के बाद में रिकॉर्ड मेंटेनेंस की सिस्टम को चेंज किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है, अगर वो फैसिलिटेट नहीं करता है राइट टू इंफॉर्मेशन का, तो कायदे में से तो उन्होंने करना है। लेकिन ये सब चीजें जो होता है, हमारे वहां क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें पीएचडी लेनी चाहिए, लेकिन मेरा कहना क्या है कि हमको अगर कोई भी एक्ट भास्कर प्रभु का, हमें लगता है कि भास्कर प्रभु सर का डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। और आत्मदीप जी कार्यक्रम में हैं अभी जुड़े। तो आत्मदीप सर, जैसे रिकॉर्ड मेंटेनेंस की जो बात आ रही है, भास्कर प्रभु ने कहा है और ये प्रवीण कुमार सेठी जी ने पूछा है, इससे कई बार वरिष्ठ कार्यालयों से पत्राचार और आदेश निर्देश आते रहते हैं, डीओपीटी के भी हैं या किसी भी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से हैं। वो ये कहते हैं कि आपको इस तरह से मतलब दस्तावेज संधारित करने होंगे। तो एक प्रति आपकी यहाँ होगी, दूसरी प्रति इस कार्यालय में होगी, तीसरी प्रति यहाँ पे होगी, और ये अनिवार्य होगी। पर जब लोग सूचना अधिकारी मतलब जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं, तो वे कहते हैं, हलफनामा में भी लिख के दे देते हैं कि ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मतलब हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। तो इसको क्या माना जाए? इसको ये माना जाए कि उन्होंने वरिष्ठ कार्यालयों के या डीओपीटी के जो भी हैं संबंधित निर्देश का उन्होंने पालन नहीं किया, और चूंकि उन्होंने पालन नहीं किया तो इसके लिए फाइन के वो हकदार हैं, क्योंकि वो दस्तावेज उनके कार्यालय में होने चाहिए और एक संधारित नहीं है तो उपस्थित नहीं है वो दस्तावेज। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? किसको इसको जिम्मेदार, पीआईओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या उस कार्यालय का जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, मतलब जो उसका हेड होता है उस कार्यालय का, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इसको किस प्रकार से इसका समाधान निकाला जाए? क्योंकि हमारे ही केसों में कुछ ऐसे अभी सूचना आयोग में मामला गया था, तो कुछ लोग सूचना अधिकारियों ने हलफनामा में लिख करके दे दिया है कि हमारे पास हमारे कार्यालय में ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अब उसमें हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, तो आयोग का निर्देश आया है, आदेश आया है कि यदि मैं उन दस्तावेज को कहीं से फाइंड करके धारा 18 की शिकायत करूंगा तो उन लोग सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे पहले तो हम यही कहना चाहते हैं कि उनके वरिष्ठ कार्यालय यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो उस विभाग का एक निर्देश था, पत्र था कि आपको इस तरह से दस्तावेज को संधारित करना पड़ेगा।
तो एक लोअर कार्यालय में होगा, एक उसके अपर कार्यालय में होगा, और इस तरह से होगा। तो हमने लोअर कार्यालय के स्थान पर, जहाँ पे अनिवार्य रहता है, उसके स्थान पर हमने अपर कार्यालय में लगा दिया था RTI। अब अपर कार्यालय उस तरह से दस्तावेज संधारण नहीं किया है, जबकि उसको निर्देश था। तो क्या उनको हलफनामा में, एफिडेविट में लिख भर करके देना कि ये दस्तावेज हमारे पास नहीं है, क्या वो अपने काम से, अपने कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से क्या वो मुक्त हो जाते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। मैं इसमें एक मिनट में आत्मजी में, क्योंकि मुझे जाना है तो मुझे मैं बात हाँ। कंप्लीट करूं। आपने हाँ। जो प्रश्न किया था, मैं एक कहता हूं कि कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट हर एक स्टेट का रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। उसमें सही प्रावधान में से आपने देखना चाहिए कि ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के आदेश हैं क्या। अगर ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के आदेश हैं तो जिम्मेदारी बनती है उस पब्लिक अथॉरिटी की, वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर वो, और याद रखिएगा, रिकॉर्ड ऊपर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड मेंटेन अगर उपलब्ध है रिकॉर्ड या नहीं है, इतना ही हो सकता है। मैं ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहे हैं, ये सब जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर रिकॉर्ड नहीं है, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। अगर नहीं है तो उन्होंने FIR दर्ज करना था। हम तो यहाँ वही करते हैं। मुझे अगर जब कोई भी जवाब देता है कि मैं पहले देखता हूं कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है कि नहीं। अगर वो जरूरत है, उनको कायदेमंद उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर वो नहीं मेंटेन करते हैं तो मैं बोलता हूं ठीक है, नजदीक के पुलिस स्टेशन में आप भी आए, हम भी आए और FIR दर्ज किए। अगर आप नहीं आते तो मैं कहता हूं कि एज ए पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन करना बंधन कारक है, एंड आई एम अ पब्लिक, सो आई विल गो एंड फाइल एन FIR। रिकॉर्ड सब बाहर आ जाते हैं उसमें इमीडिएटली। और बाद में स्लोली हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन, जब रत्नाकर गायकवाड़ थे, वो ऑर्डर्स में भी लिखते थे कि महाराष्ट्र रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट के तहत इनके ऊपर एक्शन ली जाए। तो ये होता है, हो सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि RTI एक्ट में बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करना चाहिए और ये हो सकता है। अभी रिसेंटली मैंने मुझे जब GR की कॉपी नहीं दी, मैंने उस ऑफिसर के ऊपर, RTI एक्ट इज अ वर्क रूल, हर एक का ऑर्डर कुछ कमीशन की जरूर नहीं है। हमने उसके ऊपर के अधिकारी को बताया है कि इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाए, क्योंकि he has not worked as per to the RTI Act. There is no necessity that every time commission has to order. Commission only looks at the RTI Act के तहत उल्लंघन किया है क्या। अगर उसने काम करने की जो जरूरत है उस हिसाब में काम नहीं किया तो पब्लिक अथॉरिटी एक्शन ले सकती है। तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग ढंग से हम प्रेशर लाए तो काम हो जाता है। धन्यवाद, अभी मुझे निकलना पड़ेगा। थैंक यू। शिवानंद जी, आप लोगों के अपना मध्य प्रदेश में एक एक्ट था, मध्य प्रदेश जानकारी प्राप्त करने का अधिकार विधेयक 1998। जी भास्कर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। का आपको बताना चाहूंगा शिवानंद जी, जो सेक्शन 4 की जिस रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात प्रभु जी ने किया है, आप उसके लिए थोड़ा सा संज्ञान में ले कि दिग्विजय सिंह सरकार ने, जब सत्यनारायण शर्मा जी और राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी आपके सामान्य प्रशासन के मंत्री थे, उस समय एक विधेयक पास हुआ था मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश जानकारी प्राप्त करने का अधिकार विधेयक 1998। ये देश का सबसे पहला राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था मध्य प्रदेश में, जो विधेयक पास हुआ था 1998 में, और ये इनेक्टमेंट भी हुआ था। उसमें हर विभागों से क्या क्या सूचनाओं का दिया जाना है, प्रकटन होगा, उसके लिए सभी विभाग से लेटर मंगाए गए थे। उसके लिए आप काम करें। जो आप सेक्शन 4 में जो आप प्रकटन की बातें कह रहे हैं, हम अगर हम उसको बात करते हैं तो हमको सारी जानकारियां ऐसे भी मिलने लग जाएगी, क्योंकि इसके लिए 2005 से पहले ही 1998 में विधेयक ला दिया गया था। और उसमें हर डिपार्टमेंट से इसके बारे में क्या क्या प्रकटन किया जा सकेगा उसके लिए लेटर लिया गया था। सभी ने अधिसूचना जारी करके वो लेटर जारी किए थे। बिल्कुल, इस विषय पर देखेंगे, बिल्कुल आपका विचार करेंगे। आत्मदेव सर, अपने आप को अनम्यूट करके, जो एक प्रश्न है कि यदि उच्च स्तर से, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल से 2010 में या 12 में एक पत्र जारी हुआ, आदेश जारी हुआ कि इस तरह से दस्तावेजों का संधारण किया जाना है, तो एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर रहेगा जो मूल दस्तावेज रहेगा, और उसकी एक सत्य प्रमाणित प्रति जनपद स्तर पे रहेगी, ये अनिवार्य है।
लेकिन अब जनपद स्तर के जो लोक सूचना अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ग्राम पंचायत ने हमें दिया ही नहीं है, या वो फलाना इंजीनियर लेके चला गया है, अथवा फलाना कर्मचारी के पास है हमारे पास नहीं है, और इस तरह से कह रहे हैं। मतलब उस कार्यालय में उनका ये कहना है कि ये कार्यालय में ये दस्तावेज उपलब्ध है ही नहीं, जबकि उस आदेश के हिसाब से वो सारे दस्तावेज की एक जो नस्ती है, प्रमाणित नस्ती है, सत्यापित नस्ती है, उस कार्यालय में होनी चाहिए थी। अब इसका लाभ ये होगा कि जैसे मान लीजिए जनपद स्तर से हमें कोई जानकारी चाहिए, तो हम 4 पंचायतों की जानकारी चाह रहे हैं। अब 4 पंचायत अलग अलग यदि आप आरटीआई लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका रिसोर्स और ये सब वेस्ट होगा, और फिर आरटीआई का डिनायल, पता चला वो उपस्थित नहीं है, मिले नहीं है, डाक वापस आ गया, तो जनपद थोड़ा बेहतर रहता है। और चूंकि वो नस्तियां जनपद में संधारित होनी चाहिए थी, तो उसका लाभ आरटीआई यूजर्स को सीधे मिल जाता है, वहां से उसकी प्रति एक प्राप्त कर लेते हैं। और अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि वो हमारे पास दस्तावेज है ही नहीं है, तो इस स्थिति में क्या किया जाए, जबकि आदेश तो था उनके यहाँ दस्तावेज रखने का, दस्तावेज नहीं है तो फिर ये गलती की मानी जाएगी। इस स्थिति में किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लोक सूचना अधिकारी को या उस विभाग के प्रमुख या लोक प्राधिकारी को? कैसे इस पर डिसीजन लिया जाए? सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, अपने आप को सर अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको। हाँ जी हाँ, देखिए, पहली बात तो यह है शिवानंद जी की धारा 2 में जो सूचना की परिभाषा दी गई है उसमें यह भी है कि वो सब दस्तावेज भी सूचना की परिभाषा में आते हैं जिन तक लोक सूचना अधिकारी की पहुंच संभव है, हो सकती है, उसके ऑफिस में ना हो लेकिन वो मंगा के दे सकता है, ऊपर के ऑफिस में, कोई दाएं बाएं की शाखा में तो दी जा सकती है। दूसरा, जो आपने पूछा कि जिम्मेदारी किसकी जो रिकॉर्ड होना चाहिए और नहीं मेंटेन किया गया, तो इसकी जिम्मेदारी दोनों पर आती है। कई मामलों में लोक सूचना अधिकारी पे और काफी मामलों में लोक प्राधिकारी पर। लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का सचिव है या रोजगार सहायक है। अब उसको ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड मेंटेन करने की, जो भी पैसा आया, किस योजना पे क्या खर्च हुआ, सारी डिटेल पंचायत के कामकाज संबंधी सारा रिकॉर्ड उसको रखना चाहिए, और वो मेंटेन नहीं करता है तो उसके लिए वही लायबल होगा, और ये इसका फैसला कुल मिला के फिर सूचना आयोग में ही जाके होगा। और कई मामलों में लोक सूचना अधिकारी छोटा कर्मचारी होता है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना उसके हाथ में नहीं होता है, तो ऐसे मामलों में फिर लोक प्राधिकारी, उसके विभाग का जो वरिष्ठ अधिकारी है, जिसको ये सक्षम अधिकारी, वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और एक बात और, जो माननीय प्रभु जी ने कहा, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, उसके प्रावधान तो इस मामले में मायने रखते हैं। इसके अलावा धारा 4 के प्रावधान बहुत प्रासंगिक, जो धारा 4 में 17 बिंदु दिए गए हैं उसमें वो सब चीजें आती हैं उसके दायरे में जो शिवानंद जी आप उठा रहे हैं मुद्दा, तो वो तो स्वतः प्रकट करना चाहिए और उसका संधारण भी करना चाहिए। ये आरटी एक्ट में ही है। सर इसमें धारा 4 को तो भूल जाइए, क्योंकि धारा 4 तो कहीं लागू हो ही नहीं रही है। बड़े मुश्किल से 17 पॉइंट्स को किस तरह से लागू करवाया जा रहा है, वो धारा 4 में तो बहुत सारे हैं ABCD इस तरह से, लेकिन बी में ही अपन बात करें जो मतलब अनिवार्य था वही नहीं हो पाया है। तो बाकी तो ये कैसे क्या कर रहे हैं, मनरेगा की पोर्टल की बात करें, पंचायत दर्पण के पोर्टल की बात करें, या कोई भी कहीं भी कोई भी जानकारी अपडेट नहीं की जा रही है, कोई जानकारी नहीं रखी जा रही है, और इस पर आयोग भी कुछ विशेष नहीं कर पा रहा है। और लॉलेसनेस की जिसे बात करते हैं, एक अराजकता जिसे बोलते हैं, अराजकता की ये स्थिति है सरकारी कार्यालयों में कि हलफनामा में लोक सूचना अधिकारी ये लिख करके दे रहे हैं कि जानकारी उनके पास है ही नहीं, जबकि उनके वरिष्ठ कार्यालय से यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा विधिवत आज 10 साल पहले पत्र जारी करके बोला गया था कि मनरेगा की या पंचायत की ये जानकारियां नस्ती, जैसे प्रशासनिक स्वीकृत होती है, ग्राम सभा का प्रस्ताव होता है, TS होता है, उसका MB होती है, उसकी CC होती है, मतलब माप पुस्तिका, पूर्णता प्रमाण पत्र, यूटिलिटी सर्टिफिकेट, उपयोगिता ये इन सारी नस्तियों की एक सत्यापित प्रति जनपद स्तर पर संधारित की जाएगी। अब वो संधारित नहीं की गई है और इनका ये कहना होता है कि दस्तावेज हमारे कार्यालय में नहीं है। ठीक है, मान सकते हैं कि आप बिल्कुल ईमानदारी से हलफनामा दे रहे हैं कि दस्तावेज आपके कार्यालय में नहीं है, पर हम ये कहते हैं कि जब आपके वरिष्ठ कार्यालय ने
इसके पहले आदेश दिया था, भाई आदेश तो सरकारी नियमानुसार ही चलते हैं सारे, जैसे आरटीआई कानून चलता है वैसे वो भी है, और वो आपने नहीं किया है। और आज आप हमें आरटीआई से जवाब नहीं दे रहे हैं, और इस एक्सक्यूज से आप बच रहे हैं इतना बोल करके कि दस्तावेज हमारे कार्यालय में नहीं है और हमें जानकारी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कैसे इसको लागू करवाया जाएगा, कौन इसको लागू करवाएगा ये व्यवस्थाएं? क्योंकि अब सवाल यही है आयोग। हाँ सर, इसमें एक बात और भी बताऊं, माननीय आयुक्त महोदय ने एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति 827 पंचायतों की जानकारी मांगता है और जिला पंचायत में आरटीआई लगाता है, तो वो 827 पंचायतों में धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित नहीं की जा सकती। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सिंगुलर है ना, कि मतलब 6(3) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को की जाएगी, मतलब डीम्ड लोक सूचना अधिकारी को, उसमें सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल यह है कि जो हम जानकारी चाह रहे हैं जिला पंचायत से, हमें ये पता है कि इसके पहले परिपत्र जारी हो गए हैं, सर्कुलर जारी हो गए हैं, जिसके आधार पर उन ग्राम पंचायतों की जानकारी आपके जिला पंचायत कार्यालय में होनी चाहिए थी, तो इसलिए हमने आरटीआई लगाया। तो भाई आप उसको धारा 6(3) के अंतर्गत 827 पंचायतों में क्यों अंतरित कर रहे हो, जब वो जानकारी आपके यहाँ होनी चाहिए थी, आपको उन रिकॉर्डों का संधारण करना चाहिए था, तो हमें वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ये बताइए, किसी जिले या प्रदेश की जानकारी आप कुछ जानना चाह रहे हैं, पंचायतों का डेटा निकालना चाह रहे हैं, तो क्या आप 23,900 पंचायतों में मध्य प्रदेश की थोड़ी ना लगाएंगे? आप तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ही लगाएंगे कि भाई ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारियां आपके पास आनी चाहिए थी, तो इस संकलित फॉर्म में आपने रिपोर्ट मंगवाई होगी, तो ये जानकारी दीजिए। अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज संस्थान वो आरटीआई 827 पंचायतों को भेज दे, या कि जो भी जितने 52-54 जितने जिले हैं उनके सीईओ को और कलेक्टर को भेज दे कि आप, और हर एक सीईओ कलेक्टर उसको अपनी सभी पंचायतों को भेज दे, तो ये तो बहुत बड़ी अराजकता की स्थिति हो जाएगी ना सर। देखिए, जो आप कह रहे हैं उस मामले में तो जिला पंचायत या जनपद पंचायत जिससे आप जानकारी मांग रहे हैं, उसका जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो सक्षम अधिकारी होता है, और रिकॉर्ड मेंटेन कराना भी उसी की जिम्मेदारी है, तो वो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है सूचना आयोग के स्तर पर। दूसरी बात, आप धारा 4 में 17 बिंदुओं की जानकारी एक तरफ रख दीजिए, तो भी धारा 4(1) क में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने विभाग के कार्यालय के कामकाज से संबंधित सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणिकाबद्ध करेगा, और ऐसी रीति और रूप में रखेगा जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है, सुविधाजनक बनाता है, उस रूप में उसको रिकॉर्ड संधारित करना, उसके सब कामकाज से संबंधित। और जो रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा सकता है उसको कंप्यूटर पे रखेगा, ऐसी प्रणाली पे जिसको देश भर में देखा जा सके। ये भी एक प्रावधान है धारा 4 में। आप जो बता रहे हैं उस मामले में इसका उल्लंघन है। इसके अलावा धारा 4 में उपधारा 2, 3 और 4 वो भी इस मामले में प्रासंगिक है। उसके क्योंकि समय हो रहा है उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे अभी, लेकिन उन सबके वायोलेशन का आरोप लगाते हैं उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। बिल्कुल, मतलब ये तो अपील हुई है, लेकिन अपील में निराकरण मतलब उस तरह से नहीं हुआ सेटिस्फैक्टरी। हालांकि कि जिस तरह से ये जानकारियां कैसे सुलभ की जाए, ये इस विषय पर सर अपील का निराकरण नहीं हुआ कि यदि पंचायतों की जानकारी हमें चाहिए तो वो जनपद स्तर पर या जिला स्तर पर या कैसे एक जगह यूनिफाइड वे में मिल जाए या किसी पोर्टल पर मिल जाए। तो धारा 4 तो यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। अब सवाल यह है कि यदि हमें कुछ पंचायतों की विशेष जानकारियां चाहिए तो हमें हर पंचायत में इंडिविजुअल, मतलब हर एक कार्यालय में इंडिविजुअल आरटीआई लगाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है कि मतलब यदि आपको कोई जानकारी चाहिए यूनिफाइड में तो मिल जानी चाहिए थी एक कार्यालय से। इसीलिए तो कार्यालय होता है, एक नोडल कार्यालय होता है। भाई हम यहाँ पे आपको मॉनिटर करेंगे। जनपद होता है कि वो अपने जनपद के अंतर्गत जो भी 150 पंचायतें आती हैं वो उनको मॉनिटर करता है, उनका नोडल कार्यालय होता है, और जो भी काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करेगा, दस्तावेज संधारित करेगा। और ये मतलब विधिवत ऐसा भी नहीं कि वो अपने मन से करेगा, बल्कि ऐसा नियम कायदा विधिवत ऊपर वरिष्ठ कार्यालय से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से या चीफ सेक्रेटरी से, उनको जीएडी से जारी किए गए, लेकिन इसके बाद भी वो इसको फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर सब जो मतलब पूरा डिस्कशन है वो यहाँ पर आ जाता है
यदि आपको समग्रता में जानकारी कोई चाहिए, मान लीजिए आप किसी जिले की पंचायतों की जानकारी चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, हालांकि सब जानकारी तो आप नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन कुछ मूल जो जानकारियां हैं यदि आपको वो चाहिए, तो वो जानकारी आपको इन जिला और जनपद के कार्यालयों में नहीं मिलती है। ये बहुत एक मतलब आज भी ये ऐसी स्थितियां हैं। और ये वेब पोर्टल का हवाला दे देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पंचायत दर्पण एक वेब पोर्टल था मध्य प्रदेश में जो पंचायत विभाग का था, वो पूरी तरह से अब डिस्फंक्शनल हो गया है। उस पोर्टल में कोई भी जानकारी अपडेट नहीं की जा रही है। जब जागरूक नागरिकों ने पंचायत दर्पण पोर्टल से जानकारियां एकत्रित कर करके शिकायत करना प्रारंभ किया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पंचायत राज, तमाम फलाना ठिकाना जब शिकायतें पहुंचने लगी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, तो इन महानुभावों ने क्या किया कि उसको अपडेट करना ही बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हैं स्थितियां हो गई हैं, मतलब धारा 4 की और इस तरह से हमारे आरटीआई कानून की। तो ये सब है। और मनरेगा में भी आप जाएंगे तो मनरेगा में भी बहुत सारी जानकारियां आपको नहीं मिलती हैं। सोशल ऑडिट रिपोर्ट वगैरह की जानकारी नहीं मिलती है, ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी वहां पे नहीं मिलती है, जबकि वो अनिवार्यता होनी चाहिए थी। वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। वो सारी जानकारी वैसे भी नहीं मिलती है आपको, मतलब ठीक है कुछ जानकारियां तो मिल रही हैं, मनरेगा चूंकि सेंट्रल से है तो थोड़ा सा उसमें एक्टिव रहते हैं कंपेरेटिवली, लेकिन स्टेट वाली स्थिति बड़ी थोड़ा सा दुखद है। तो एक पंच परमेश्वर ऐप भी बनाया, पोर्टल भी बनाया था पंचायत और ग्रामीण विकास का। वही उसी की बात कर रहे हैं, पंचायत दर्पण। यही सब जानकारियां उपलब्ध कराने। नहीं इस समय तो बिल्कुल वो पुराने सरपंचों की तरह ही हो गया है जो प्रधान बन करके दोबारा आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वे व्यवस्थाएं सरकार ने इस तरह से लागू की हैं कि पुराने हमारे प्रधानों के लिए वो यूजफुल रहे, ताकि उन्होंने जो भी गड़बड़ियां की हुई हैं वो ना दिखे। एक बात और भी है इसमें 5 साल पहले की जो प्रधानों ने मतलब काम किए हैं वो भी डेटा इससे उड़ा दिए गए, ज्यादातर आपको वो नहीं मिलते हैं। और जिन पंचायतों में ज्यादा शिकायतें हो रही थी उन पंचायतों को तो पहले उड़ा दिया गया है। लोग हमें कई बार ऐसा कहते हैं कि वो हमें पहले मास्टर रोल की जानकारी थी मनरेगा वगैरह में, अब मास्टर रोल ही नहीं दिख रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। तो ये थोड़ा सा आरटीआई कानून मतलब ठीक है, जानकारियां तो हो रही हैं, सब चीजें अच्छी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब जो जिस स्तर पर हम लोग इसको मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि ये रूट में जड़ में ये मजबूत हो। मतलब ये एक तरह से ये ग्रामीण स्तर पर, गांव के हर एक निचले स्तर पर आखिरी छोर के बैठे हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिले, वो अभी भी मतलब थोड़ा सा दूर है, मैं ये बताऊंगा। और वो तब तक नहीं हो पाएगा सही, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आरटीआई हर एक ग्रामीण व्यक्ति लगा पाएगा। उनको हम सिखा रहे हैं, लगाते भी हैं, बहुत सारी उनकी आरटीआई रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो उनमें कमियां तो रहती हैं। सीधी सी बात है, गांव का एक आदमी आरटीआई लगाएगा, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, या पढ़ा लिखा लड़के भी है फिर भी मतलब इतने कानूनी जानकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, कहीं कोई दस्तावेज उन्होंने नहीं भेजा, कहीं कुछ कर दिया, तो वो रिजेक्ट हो जा रही है। तो इसका एक ही तरीका है कि भाई जो जानकारियां निचले स्तर के व्यक्ति से संबंधित है वो जानकारियां सुओ मोटो धारा 4 के तहत पब्लिश की जाए। जो आरटीआई कानून का मुख्य उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी पब्लिक की जाए जो आम आदमी के लिए है, वो हो जाए, और वो तो नहीं हो पा रहा है। अभी तो हम लोग 17 पॉइंट्स मैनुअल पे लटके हुए हैं कि मतलब वो हो जाए। हालांकि 17 पॉइंट्स मैनुअल से कुछ विशेष हासिल नहीं होगा, वो तो एक सामान्य सी बात है, चलिए वो जानकारियां आ जाएंगी जो अनिवार्यता के अंतर्गत आती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मोर देन 95% है जो पब्लिक होनी चाहिए। जो योजनाओं से संबंधित जानकारी है, जो योजनाएं हैं इस तरह से, वो जानकारियां पब्लिक नहीं हो रही। और हमारे यहाँ पे साथियों ने हैंड रेज किया हुआ है, सब कहेंगे कि हमें पूछने का मौका नहीं मिल रहा है, तो एक एक करके देखते हैं। विवेक जी, ओप्पो A53, ऋतिक विश्वकर्मा जी, आप पूछिए। मेरा आपसे निवेदन है, झाबुआ से हूँ। मैंने एक, जब माता और पिता दोनों सर्विस में होते हैं, शासकीय सर्विस में, और पिता की मृत्यु होने के उपरांत उन्हीं की एक बेटी को नियुक्ति दी जाती है, अनुकंपा नियुक्ति, जो कि नियम के विरुद्ध है। जब माता पिता दोनों सर्विस में होते हैं तो अनुकंपा पात्रता नहीं होती है, किंतु यहाँ पर ऐसा हुआ है। जब मैंने उस संबंध में, अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जानकारी चाहिए, तो धारा 8(1)J के अंतर्गत मुझे बताया गया है कि यह सूचना हम सार्वजनिक नहीं कर सकते।
तो धारा 8(1)(j) का हवाला देके हर वक्त यानी एक निजी जानकारी का हवाला देते हुए इन्हें रोक दिया जाता है, किंतु ये लोकहित का मामला है। अच्छा, इसमें आप लोकहित कैसे साबित करेंगे अनुकंपा नियुक्ति वाली? महोदय, क्योंकि माता और पिता जब दोनों सर्विस में हैं और वो सर्विस अनुकंपा हुई है, तो वो जब एक इस पद खाली हुआ था तो उस पद के लिए कोई और यदि अगर छोटे स्तर का व्यक्ति भी आवेदन करता है या वहां पे कोई और होता तो वो किसी न किसी के दायरे में आता, किंतु यहाँ तो एक पारिवार विवाद का मुद्दा आ गया है कि एक पारिवारिक भी है जिनके दस्तावेज मेरे पास है, फर्जी स्टाम्प लगाए, पुत्री को दत्तक बता दिया गया है कि हमारी दत्तक पुत्री थी, किंतु वो पुत्री भी उन्हीं की है। फिर उसे कुंवारी दर्शा के और नियुक्ति दी है, किंतु वे शादीशुदा थी। उस दौरान के सभी जो दस्तावेज होना चाहिए वे जरूर मेरे पास है, किंतु जो मूल दस्तावेज चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको तो अपील पे जाना पड़ेगा, ये बात तो तय है कि इसमें आपको अपील पे जाना पड़ेगा। तो आप इसमें अपील पे जाइए। प्रथम अपील आपने कर दी क्या? जी, प्रथम अपील ही संभागीय अधिकारी लगेगा। देखिए उनका क्या निर्णय आता है, और आप जो तथ्य यहाँ पे बता रहे हैं वही वहां पे बताइए कि ये लोकहित का मामला है और इस तरह से फर्जीवाड़ा करके दिया गया है, इसलिए ये जानकारी हमें दी जानी चाहिए। और दूसरी बात, प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष आप एक बात और भी रख दीजिएगा कि यदि 8(1)(j) का हवाला दे करके आपने जानकारी हमें देने से मना किया है तो कृपया आप हमें ये बता दें, ठीक है ना, ये हमें लिखित तौर पे आप बता दें कि क्या ये जानकारी यदि विधानसभा या लोकसभा में पूछी जाती तो आप नहीं देते, ठीक है ना। तो उनको लिखित तौर पे आप इनसे ले लीजिए और फिर वो क्या जवाब देते हैं, क्या निराकरण आता है, इसके आगे आप जाकर के उसकी फिर द्वितीय अपील करिएगा। अब आयोग में भी आपको यही पक्ष अपने रखने पड़ेंगे यदि यहाँ से भी निराकरण नहीं होता है तो। जी, धन्यवाद। विवेक जी, क्या पूछना चाह रहे थे? धन्यवाद दुबे जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है आपको? सर क्या अधिवक्ता जो होते हैं सर, क्या वो भी ITI लगा सकते हैं? एक सज्जन थे, हमने देखा था सर ग्रुप में, उनको ये बताकर लौटा दिया गया उनका आवेदन कि आप अधिवक्ता हैं और आप मुकबिल से फीस लेते हैं, इसलिए आपको ये सूचना नहीं दी जा सकती। नहीं, ये डिस्कशन का मामला है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे जजमेंट तो नहीं है, आयोग ने तो कोई ऐसा जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन कुछ विभागों से ये पत्र जारी हुए हैं, ऐसे आदेश कि वो अपना टाइटल जैसे जो शुरू में लगाते हैं एडवोकेट, जैसे एडवोकेट विवेक आप हैं जो है ना, तो आप एडवोकेट अपना नाम लगा करके नहीं मांग सकते, इस तरह से उन्होंने कुछ अनसंट निर्णय दिए हैं। हालांकि ये चैलेंजिंग है, इसको आयोग में वो किया जाना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप टाइटल के साथ में, हाँ ये है कि यदि आप कोई NGO हैं या कोई ऐसे संगठन है, संगठन के नाम से आप RTI ना लगाएं, आप कोई अपने व्यक्ति के नाम से लगाएं। ज्यादातर ये आपका आयोग, हालांकि हम इसमें अब आत्मदीप सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं तो वही इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे, वो स्वयं भी। सर इसमें थोड़ा सा बताएं इनको। हाँ आत्मदीप सर, इसमें कृपया आप बताएं इनका क्या समस्या का समाधान। अनम्यूट कर लें सर अपने आप को, अनम्यूट कर लें सर। हाँ, वो हमसे नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं तो आ रहा है कि आप करेंगे अनम्यूट। आप आ जाएगा सर, अब आ जाएगा जी। शिवानंद जी, एक तो आपने जो कहा था, जो पंचायतों से जुड़ा मुद्दा उठाया, उसमें जो प्रावधान है उसकी चर्चा तो हुई, लेकिन एक वैकल्पिक रास्ता यह है कि हम किसी भी विपक्षी विधायक के जरिए विधानसभा में प्रश्न लगवा के वो जानकारी मांग सकते हैं। हमें ध्यान है, एक बार भिंड के कांग्रेस विधायक चौधरी राकेश सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां एक साथ मांगी थी क्वेश्चन में, तो विधानसभा को उनको उपलब्ध करानी पड़ी थी करीब 2 लोडिंग ऑटो भर के, पता नहीं कितने मन वो जानकारी होगी, वो MLA भी नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन उपलब्ध कराई गई। तो विधायक के जरिए भी एक ये वैकल्पिक रास्ता है। दूसरा, ये भाई अनुकंपा नियुक्ति की बात उठा रहे थे, तो अनुकंपा नियुक्ति पे लोक धन खर्च होता है तो उसकी जानकारी ITA के तहत देने योग्य, वो गोपनीयता की श्रेणी में नहीं आती है, धारा 8 या 11 के परिधि में भी नहीं आती है।
और एक बात और जो उन्होंने कहा, विवाहिता पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी, इस संदर्भ में अभी अभी ताजा फरवरी या मार्च, फरवरी में ही, फरवरी 22 में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की अधिकारी है। वो पिता के उसमें, उसके माता पिता के साथ उसके जो भी हक जुड़े हैं, शादी के बाद भी उनसे वो वंचित नहीं की जा सकती। तो कानूनन तो विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति पा सकती है। क्या और इशू कोई बचा है द्विवेदी जी? जी और कुछ लोग हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं। अमर प्रधान, पूछिए अपना प्रश्न। हेलो, अब हमको जाना होगा। आवाज आ रही है? आ रही आवाज, बताइए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैंने द्वितीय अपील की थी, 2 द्वितीय अपील थी। उसमें जनवरी में मेरी सुनवाई होनी थी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। मैं बुलंदशहर से हूँ और कई बार आपसे बात भी हो चुकी है। तो सर, द्वितीय अपील में वहां मैंने अपने बेटे को भेजा था, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है कोरोना से ठीक, मुझे कोरोना हो गया था तो उससे ठीक नहीं रह पा रहा है। तो वहां बेटा ने मेरी प्रतिनिधि की थी, तो वहां उस टाइम पे कोरोना निकल ही आया, तो उसमें तारीख लगा दी उन्होंने। अब तारीख जो ऑनलाइन जो सुनवाई होनी थी, ये परसों 9 तारीख में, परसों पहले 5-6 दिन पहले, तो इसमें जो है उन्होंने मेरे बेटे को जो है प्रतिनिधि नहीं माना, क्योंकि 2 थी। एक पे मैंने अपने बेटे को बिठाया, एक पे मैं खुद बैठा कि अच्छा, बेटे को तो माना नहीं, क्योंकि उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिए और मना कर दिया कि बेटा ने प्रतिनिधि नहीं बैठेगा। अच्छा, दूसरी ये है कि मेरे लिए 2 बजे तक का समय था, 1:30 बजे, 1:45 बजे फोन आया, मतलब वो आया SMS कि आपकी सुनवाई किसी कारणवश, कारण नहीं बताया, किसी कारणवश नहीं हो पाई है, तो उसकी तारीख 7वें महीने में जाकर लगा। तो सर, इस बारे में कुछ सुझाव दीजिए कि प्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकता मेरा बेटा? आज तो आप आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि लग रहे हैं कि नहीं सर, मैंने पहले भी कहा था कि RTI में अगर जो वही टोपी वाली लगा के बैठे और उस पर मोनोग्राम, मैंने बहुत प्रयास किया कि इस पर कहीं मोनोग्राम बन जाए RTI वाला, तो वो मुझे नहीं बन पाया मेरा। हाँ, सुझाव आपका पड़ा। जी, देखिए, आपके बेटा या आप किसी को भी भेजें, लेकिन एक अधिकार पत्र देना चाहिए कानूनन उसको कि मैं अपने, ये असमर्थता है मेरी और मैं अपनी तरफ से अपने पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अमुक को अधिकृत कर रहा हूँ और इनको भेज रहा हूँ। तो उसको स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है उसके लिए। और उनकी जगह अगर कोई और सूचना आयुक्त होता है जो सूचना मांगने वाले के प्रति सदाशयता रखता है, तो वो बिना अधिकार पत्र के भी, क्योंकि पुत्र है, तो उसको मान लेना चाहिए। ताकि सर, मैं ये क्या चाहता, मैंने वो पत्र उनको लिख के दिया, वो वहां मान लिया, लखनऊ में तो मान लिया, क्योंकि वहां कोरोना निकल आया था, तो उसको जो है तारीख अगली दे दी। लेकिन जब ऑनलाइन बैठते हैं, ऑनलाइन में बेटे को प्रतिनिधि नहीं माना, जबकि 2 सूचना थी, एक पे मैं बैठा था, एक पे मेरा बेटा बैठा था, नंबर वही था, अच्छा कागज वही थे, लेकिन फिर भी नहीं माना। वो गलत मान लेना चाहिए था सर। मानना चाहिए। आप मुख्य सूचना आयुक्त और गवर्नर को लिखिए कि ये फला सूचना आयुक्त ने विरुद्ध कृत्य किया है, इनको आप निर्देशित करें, भविष्य में ऐसा न करें, और अप्रसन्नता व्यक्त करें इनके इस काम के प्रति। ठीक, धन्यवाद सर। चलिए ठीक है सर, अब कार्यक्रम को अपन यहाँ पे संपन्न करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आज हमें भी थोड़ा सा जरूरी काम से जाना है, तो सभी साथी क्षमा करेंगे, अगले कार्यक्रम में हम आपका प्रश्न जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मदेव सर और सभी लोग जो हमारे बीच में जुड़े, जस्टिस साहब जुड़े, गांधी सर, भास्कर प्रभु सर, राहुल सर, बहुत बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। शिवानंद जी, आपको भी धन्यवाद, लगातार 4 घंटे सतत संचालन करने के लिए। सारा भार